नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी मनोवृत्ति पर चर्चा करेंगे। कहानी की मुख्य किरदार एक अनाम युवती होती है। वह अनाम युवती युवक सुबह के समय एक पार्क में एक बेंच पर सोई पड़ी रहती है। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त रहते हैं। उसे देखकर अधेड़ उम्र के आदमी, युवा, पुरुष और महिलाएं भी जिस तरह की कल्पनाएं करती हैं, यही कहानी मनोवृत्ति का सार है। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती, बसंत बोलता है। फिर हाशिम कहता है, अगर वेश्या बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को बखूबी समझती हैं। उनका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंड पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न लें। अरे अहमद हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हो? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे। और जो कहीं झड़क दे, झड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सदैवता में डूबी हुई बातें करेंगी। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती हैं। यह तो नयौना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप अब जीवन प्रयत्न के लिए अंकित हो गया है। शायद कभी भूल ना सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है, रूप की देवी वेश्या भी हो, उपास्य है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहाँ चलते क्यों नहीं? तुम केवल खड़े रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगावें। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें। मैं कहता हूँ वैश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए, पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली दांत लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी की करामात? डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है।
लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। है किसी भले घर की लड़की, वैश्या है साहब। आप इतना भी नहीं समझते? वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आँख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आँख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने का जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने बूढ़े जवानों से ज़्यादा कैयल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब ये सही है, पर बूढ़ों का दिल कमज़ोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूँ न चले जाते। मैं तो आंखें भर देख भी ना सका। डर लगा रहा कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों उकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लुटने की बात है। मंकी ग्लैड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा। मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात अर्थात यह कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँ। ओहो, आप तो मंकी ग्लैड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों के लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न सो मंकी ग्लैड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल घर आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम करते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्च श्रृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा दूसरी नौयना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। न्योना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी ना मिलनी चाहिए। मुझे तो कोई वेश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और संलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जम्फर मुझे नहीं सुहाता।
क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वाद नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष को स्त्री से पर्दा नहीं करता। अब मुंह ना खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगा कर कह दो घर जाकर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई होगी। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बत्ती हूँ। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ आया है, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ गया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। अब मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है कि मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया, अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लाडले बसंत लाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंत लाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? मैं तो दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूँ? जी नहीं, मैं थोड़ी देर से बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। बसंत लाल भी वहाँ खड़ा है, उसे बुला दूँ? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो अपनी मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास का घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूँगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। इस तरह मुंशी प्रेमचंद की कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी कहानियाँ लाते रहेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।